जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पिछला वीडियो लेक्चर को देखे होंगे और उसके तमाम बातें को आप लोगों ने सीखा होगा और उसका रिवीजन आप लोग जारी रख रहे होंगे। आपका तैयारी ठीक से चल रहा होगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर से ही अगर अपना स्पीड को मेंटेन नहीं रखोगे तो आखिरी दौर में जा करके लास्ट में अगर आप उसी चीज़ को एक बार पूरा अगर पूरा तैयार करना चाहोगे एक ही बार में, तो ये थोड़ा संभव नहीं होता है, वो मुश्किल हो जाता है उस समय में, क्योंकि और भी जो विषय होते हैं उसका भी प्रेशर आपके ऊपर में रहता है ना। इसीलिए आप तमाम चीज़ों को जो है पहले से ही इसको तैयार करते चले, एक एक टॉपिक को तैयार करते चले। आपके लिए हम एक एक करके वीडियो बनाते जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो हमने आपसे वादा किया है कि आखिरी तक आपको हम साथ देंगे। आपका जो पूरा सिलेबस है वो सिलेबस आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो आप टेंशन मुक्त होकर के तैयारी कर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी दौर में जाकर के हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज वगैरह भी लेकर के आएंगे। तो हमारे ख्याल से सारा जो वीडियोज आपको मिल रहा होगा एक सीरियली वाइज हमने एक सीक्वेंस बना करके सभी को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और प्लेलिस्ट में अगर आपको जहाँ जहाँ जिन जिन टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता होगी, आप उसमें जा करके उस वीडियोस को सर्च कीजिए और आपको उसका लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। आप उसको देख करके भी रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हैं हमारे लिए, कि तमाम वीडियोज जो आपके लिए हम बना रहे हैं तो इसमें और भी लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है। तो आप उन लोगों के साथ, यानी आप अपने दोस्तों के साथ, आसपास के उन छात्रों के साथ, उन छात्र छात्राओं के साथ जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं अगले साल, यानी कि 2024 में, है ना। तो उन बच्चों के लिए चूंकि हमने ये पूरा सीरीज शुरू किया है, तो आप उन तक भी हमें जो है पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को भी इसका फायदा जो है आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों से ऐसा अपेक्षा करते हैं कि आप अपना तैयारी वगैरह जारी रखेंगे और आज का जो मुद्दा है उस पर हम लोग वापस आ जाते हैं। देखो, पिछले क्लास में थोड़ा सा हम पिछला जो बात है उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उस चीज़ों को थोड़ा सा एक बार हम लोग जो है ना चर्चा में शामिल कर लेते हैं। देखो, पिछले क्लास में एक्चुअली हम आपको जो बताए थे वो था कैपेसिटर में जो जमा ऊर्जा होता है उसका फार्मूला हमने आपको बताया था। क्या फार्मूला था? तो हाफ सी बी स्क्वायर, ये फार्मूला था। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक संधारित्र है, और मान लो ये जो संधारित्र है इसकी धारिता सी है और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल जोड़ करके डेवलप करो या किसी भी तरीका से डेवलप करो, मान लो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो अगर भी है, इसके ऊपर आपने चार्ज क्यों दिया है, तो इन तीनों को कंबाइन करके अलग अलग तरीका से हमने आपको बताया था कि इसका जो है ना एनर्जी, यानी कि संधारित्र में जो जमा ऊर्जा होगा उस जमा ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो कैपेसिटर में जो जमा ऊर्जा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक एनर्जी, ठीक ना। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल दो। हिंदी में इसी को अगर आप बोलो तो इसको बोलते हैं स्थिर स्थिर वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग किसी संधारित्र में, किसी कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। खैर, इसका नाम हम लोग ये डालते हैं, ध्यान रखना आप इस बात को। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये आया था, लेकिन इस फॉर्मूला में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कैपेसिटेंस यानी धारिता, ये जो सी है ये धारिता, और ये जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इन दोनों के इन दोनों को रिलेट करके हम लोग ये फार्मूला लाए थे। एक फार्मूला चार्ज को लेकर के भी हम आपके सामने रखे थे, और वो फार्मूला था क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। ऐसा करके भी हमने आपके सामने ये फार्मूला रखा था। थोड़ा सा ये तमाम बातें जो है ना जो रिपीट कर रहे हैं, इस पर जोर डालने का हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि पिछला बातें आपको जो है बढ़िया से तैयार रहना चाहिए, और रिवीजन में आप हमेशा रहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर जो होता है, जैसे होता है ना कि एग्जाम का आखिरी दौर में जो प्रेशर पड़ता है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रखे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में है नहीं। धीरे धीरे करके अगर आप रिवाइज नहीं करते तो वो खत्म हो जाता है, इसीलिए वो प्रेशर बन जाता है। तो उस प्रेशर से बचने का सबसे बढ़िया उपाय जो है वो यही है कि जो चीज़ आप जब पढ़े उसको उसी दरमियान तैयार करते चलो, समाप्त करते चलो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, कोई फंडा नहीं है कि ऐसा है कि हम लोग बहुत बड़ा चीज़ें कुछ बना रहे हैं।
हम लोग केवल एक दिन में, जैसे हम आपको जो वीडियोस दे रहे हैं, एक दिन में आप फिजिक्स पढ़े, एक दिन गैप है, आप उसको रिवाइज करो, फिर अगला दिन गैप है, अगला दिन वीडियोज मिलेगा, फिर अगला दिन गैप है, तो इस तरह से तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा और लास्ट लास्ट तक पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। चलो आ जाते हैं फिर वापस अपने पॉइंट पे। देखो तुम्हारा यहाँ पर दो फार्मूला आया, एक फार्मूला कैपेसिटेंस, धारिता और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के आया है, दूसरा फार्मूला जो आया है चार्ज और कैपेसिटेंस को लेकर के आया है, एक और फार्मूला हमने आपके सामने रखा था, और तीसरा जो फार्मूला था वो था 1/2 Q इंटू भी, यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के भी हमारे पास फार्मूला था। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को तीन तरीका से हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तीन तरीका से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा को हम लोग लिख सकते हैं। या ये कह दो एक संधारित्र में जमा ऊर्जा जो होता है उसके लिए ये तीन फार्मूला जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि तीनों फार्मूला को अलग अलग तरीका से लिखा गया, यानी चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इन तमाम टर्मों के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सब को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही या संधारित्र में जमा ऊर्जा ही। और ये सब फार्मूला अलग अलग हम इसलिए बोल रहे हैं याद रखने के लिए कि अगर आपको मान लो कैपेसिटेंस और वोल्टेज दे रखा है तो फार्मूला कहेगा लगाओ और एनर्जी निकालो, तो ये लगा दोगे। चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा है, वोल्टेज नहीं दे रखा है, तब ये लगाओगे, तब तो वहां पे ये वाला काम नहीं करेगा। अगर काम करवाओगे भी तो पहले तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो बात एक ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, समय बचाने के लिए हम क्यों ना इसी को याद रखें, है कि नहीं। पहले आप चार्ज निकालो, फिर पहले आप जो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालो। अगर मान लो जैसे चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, चार्ज और कैपेसिटेंस को लेकर के भी निकालोगे, फिर उस भी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तब सॉल्व करोगे, तब आंसर आएगा। तो उससे बढ़िया है कि चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा है, ये फार्मूला लगाए, डायरेक्ट आंसर। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ये वाला फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये आपको हमने बताया था कि अगर आप इसको याद रखें तो ज्यादा हमारे लिए जो है ना सुविधाजनक होगा, कम समय में हम जो है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न को जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है बात। अच्छा, एक बात और हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था वो था एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला आया था 1/2 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया था, ठीक ना। और इसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक प्रेशर भी डाला था, इसका जो नाम है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक प्रेशर भी डाला था। क्यों डाला था इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम, इसको हमने क्या क्यों दिया था, ये चर्चा आज हम लोग करेंगे, और अभी थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात भी करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्युत दाब, ठीक है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब मूल रूप से इसका जो डेफिनेशन था वो था U बट्टा वॉल्यूम। U बोले तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, माने कैपेसिटर में जमा ऊर्जा। जैसे एक बात बताओ, ये कैपेसिटर में जो जमा ऊर्जा होगा, इसके ऊपर में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, जरा समझना इस बात को, इसके ऊपर आपने निगेटिव चार्ज दिया है, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्मली इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही होगा, एक समान रूप से इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र होगा। तो याद रखिएगा ये विद्युत क्षेत्र का जो दबाव है ना, यानी कि डेंसिटी जो है, माने एक दूसरे को ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि प्रेशराइज करेगा, तो जो पर यूनिट एरिया में ये कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा ही ना, प्लेटों के बीच जो है वो फोर्स तो लगेगा ही। अब प्लेटों के बीच जो फोर्स लगेगा तो पर यूनिट एरिया, इसका जो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगेगा उसका भी आप देखोगे तो फार्मूला यही आएगा। अभी हम लोग उसी पर बात करने वाले, उसका भी फार्मूला आपका यही आएगा। इसीलिए हम जो है ना इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल दिए, इसको आप विद्युत दबाव भी बोल सकते हो, विद्युत दाब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो खैर दोनों चीजें हैं, दोनों पर हम लोग अलग अलग चर्चा भी कर लेते हैं, और एक पर तो चर्चा कर चुके हैं, इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ठीक है बात। यहां तक हम लोग पिछले क्लास तक चर्चा कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज का मुद्दा यह है कि दो प्लेटों के बीच, संधारित्र के दो प्लेटों के बीच कितना आकर्षण बल लगेगा और क्यों लगेगा। ये बात थोड़ा स्पष्ट है, लेकिन फिर भी एक बार जो है ना हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक संधारित्र है, और मान लो हमारा जो ये संधारित्र है, वैसे एक बात याद रखिएगा, हम ये दो लाइन से ड्रॉ करके बता रहे हैं,
लेकिन एक्चुअली में संधारित्र का प्लेट ऐसा होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसका जो प्लेट होता है वो प्लेट आपका ऐसा होता है, ठीक ना, ऐसा प्लेट होता है इस तरह का। ठीक है बात। और मैंने हम जो है ना थोड़ा इजी वे में इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे और इजी तरीका से ये डायग्राम बना रहे, इसीलिए हम ये वाला डायग्राम अभी आपको दिखाने रहे। इसका मतलब आप जो ये बनाए हो इसका भी अपना कुछ एरिया होगा, इसके ऊपर आप चार्ज डाल रहे हो। और देखो चार्ज जब डालोगे तो चार्ज डालने में हम लोग चूंकि संधारित्र में कैपेसिटर में पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपने एक के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डाला है, मान लो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लेट पर जो होता है एरिया के आधार पे उसका चार्ज का बंटवारा होता है, तो दूसरा के ऊपर में निगेटिव चार्ज अपने आप अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फंडा था, हम लोग पिछले क्लास तक जो है यही बात तो सीखते आ रहे हैं। तो आज का जो मुद्दा ये है कि अगर एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव चार्ज अगर आपने रखा है तो क्या ये दोनों का दोनों प्लेट एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएगा, खींचेगा एक दूसरे को। देखो अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोले तो एक ऐसा पदार्थ जो कैपेसिटर के बीच में भरते हैं और वो नॉन कंडक्टर होता है, अचालक होता है, उसका चर्चा हम लोग जो है ना अभी तक किए ही नहीं है। उस पर हम लोग आएंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर में एयर मीडियम है, हवा है, तो स्वाभाविक बात है ये दोनों प्लेट पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को आकर्षित करेगा। हमसे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए इन प्लेटों के बीच में आकर्षण बल कितना होगा, ये आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताइए। देखो एक बात तो आप पहले से स्पष्ट तौर पर याद रखो, अगर इनफाइनाइट सीट होता है ना, कोई भी इनफाइनाइट सीट हो, इनफाइनाइट सीट की वजह से उसके अगल बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। और कंडक्टर अगर कोई कंडक्टर होता तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक ना। हम इनफाइनाइट सीट की बात करें तो इनफाइनाइट सीट कोई भी हो उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो इतना होगा। कोई कंडक्टर हो और उसके सरफेस के बगल में अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आपका सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है बात। तो हम यहां पर इसको इनफाइनाइट सीट मान करके इसको सॉल्व अभी करेंगे। एक बात बताओ, अगर हम ये कह दे कि हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, दो प्लेट है, तो हम यहां पर ये बात लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए, ठीक ना। ए प्लेट के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहे, ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र को सिंबॉलिक तौर पे ई वेक्टर करके हम दिखा दे रहे हैं, आप समझ लेना इस बात को। ये बहुत सिंपल सा तरीका है रिप्रेजेंट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखना। चलो देखो एक बात बताओ, हम लोग अभी जस्ट बात भी किए हैं, इनफाइनाइट सीट इसको मान लेते हैं, इनफाइनाइट सीट है, उसका एरिया कुछ होगा ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। इनफाइनाइट सीट की वजह से हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा एक बात बताओ, इसके बगल में यानी कि ए प्लेट जो है इसके अगल बगल में विद्युत क्षेत्र चारों तरफ से बनेगा, माने दूसरे साइड देखो, अगर हम आप इनफाइनाइट सीट की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सीट में क्या होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों साइड में होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम लोग दूसरा प्लेट को ला करके डाल दिए। इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा चारों तरफ, माने चारों तरफ कहो या दोनों साइड कहो, प्लेट के दोनों साइड कहो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा प्लेट है तो इसके इधर भी होगा इधर भी होगा, तो दोनों साइड में अगर आप माने कोई दूसरा प्लेट को ला करके रख देते हो तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो प्लेट बी है प्लेट ए के क्षेत्र में आ जाएगा, और जब ये प्लेट बी प्लेट ए के क्षेत्र में आ जाएगा तो सीधी सी बात है प्लेट बी पर ये जो प्लेट ए है वो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का होगा, क्योंकि दोनों पर जो चार्ज है ना वो अपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। हम लोग चार्ज डेंसिटी यहां पर लिख रखे हैं, अगर हम ये कह दे कि इसके ऊपर में चार्ज कितना है तो वो चार्ज भी आपको पता होना चाहिए, वो चार्ज आपको दिया रहेगा, ठीक ना। मान लो इसके ऊपर में एक पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक पर जो है माइनस सिग्मा है, एक पर चार्ज का वैल्यू आप मान सकते हो कि इस पर जो चार्ज का जो वैल्यू है
बेसिकली इसके ऊपर में जो चार्ज का वैल्यू है, इसको आप माने अगर आप चाहो तो वो तरीका से निकाल सकते हो, क्योंकि चलो एक ही चीज में रखते हैं। जैसे देखो सिग्मा के रूप में लिए हैं तो चार्ज फिर लेना जो ठीक नहीं है, फिर निकाल ही लेते हैं हम लास्ट में जाकर के उसको माने इसके जस्ट बाद जाकर के उसको हम लोग समझ लेंगे। अभी देखो चार्ज डेंसिटी बराबर आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा पहले इसको समझ लो, ठीक है, ये नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। देखो ये तो हम जानते हैं कि हमारा ए प्लेट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, इस प्लेट के क्षेत्र में ये बी प्लेट आ गया है। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, तब विद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऑब्जेक्ट को ला करके रख दिया, उसके ऊपर चार्ज है, तो उसका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत निकाला जाता है। यानी आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और वो फॉर्मूला हमें मालूम है, लेकिन जिसको तुम ला रहे हो इस पर कितना चार्ज है ये नहीं पता है, इस पर चार्ज डेंसिटी हम दे रखे, वही बात चर्चा चल रहा था अभी। तो इसका मतलब इसका चार्ज हम निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल बात है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर आप क्या जानते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। माने ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठावेश घनत्व है, तो चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, और ये वैल्यू उठा करके रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है बात। तो हम इसी चीज को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं ताकि बाद में जो नोट्स बनेगा वो नोट्स भी आपका काम आ जाए। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फील्ड ऑफ प्लेट ए। प्लेट ए का जो फील्ड है, इस फील्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कितना होगा। तो एक बात बताओ, चलो यहां पर लिख देते हैं, ए प्लेट के क्षेत्र में आकर्षण बल, आकर्षण बल, तो आकर्षण बल कितना होगा, तो आकर्षण बल बराबर जो होगा वो क्या होगा, चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है, माने जिस प्लेट को ले गए हैं उस प्लेट पर कितना चार्ज है वो चार्ज रख दो, और इसका जो फील्ड होगा वो फील्ड रख दो। तो एक बात बताओ, फील्ड का तो हम लोग यहां से वैल्यू जानते हैं, और चार्ज का चूंकि हम यहां पर साइड में लिख लेते हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं प्लेट बी का, चार्ज प्लेट बी पर होगा, तो प्लेट बी पर जो चार्ज होगा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसीलिए हम यहां से लिखेंगे चार्ज बराबर जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू एरिया। सही बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला रख दो, तो यहां से फोर्स बराबर चार्ज का फॉर्मूला वहां से रख दो सिग्मा इंटू एरिया, और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया क्या, सिग्मा स्क्वायर एरिया डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बात। अच्छा, आपको पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0। अब बड़ा सिंपल है, उसको निकाले भी थे हम, लेकिन अगर नहीं ध्यान है तो एक बार याद दिला देते हैं। दो प्लेट है, तो दो प्लेट के ऊपर में देखो, एक के ऊपर में तो आपका माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, चलो इसको पूरा हटाते हैं। एक के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और एक जो प्लेट है उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण बाहर होगा और निगेटिव के कारण अंदर होगा। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जुटेगा। एक की वजह से, मान लो ये ए है और ये बी है, एक की वजह से माने एगो जो ए प्लेट है उसकी वजह से आएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0, और दूसरा की वजह से भी आएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये दोनों जो जुटेगा ना तो 2 इंटू सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 खत्म होगा तो ये तुम्हारा इतना आ जाएगा। तो देखो हम यही बात बताए थे कि इस दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है और उसका वैल्यू ये होता है। बड़ा सिंपल सा बात था। ठीक है, ये पहले भी गॉस थ्योरम वाला में भी एक बार चर्चा हुआ है।
तो कुल मिलाकर के बात यहां पर यह है कि हमारा ये अट्रैक्शन फोर्स तो आ गया, लेकिन फिर उसका चर्चा हम क्यों किए? उसका चर्चा इसलिए किए कि दोनों के बीच में, माने दोनों प्लेटों के बीच में जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके रूप में भी तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके रूप में भी तो हम ये फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये एरिया है, ए से एरिया, ठीक है। चलो हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यानी कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सिंबॉलिक तौर पे बार बार जो है हम ई से डिनोट कर रहे हैं। तो प्लेटों के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो, एक समान रूप से होता है। तो आप कर ये सकते हो, इसको भी कोई समीकरण मान लो, जो हमारा इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। देखो ई फॉर्मूला भी है, माने दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला भी है, लेकिन हम इसी फॉर्मूला को विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखना चाहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है उसके रूप में लिखना चाहते हैं, ठीक ना। तो उसके रूप में लिखने के लिए हम यहां पर उसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और देखो इसको इक्वेशन 3 मानने से पहले यहां से देखो, वहां पर तो हमारा जो भी था, जो भी फॉर्मूला आप देख लो, तो इसमें बेसिकली है सिग्मा, यहां पर है सिग्मा, हम सिग्मा को हटाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जगह पे लाना चाहते हैं, ठीक ना। तो एक बात बताओ, यहां से सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा का वैल्यू होगा एप्सिलॉन जीरो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3 और करेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 में तो फोर्स का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की जगह पर ई माने एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, एरिया और बट्टा में 2 एप्सिलॉन जीरो। नहीं है तो एक बार याद तो ये चीज देख लो। देखो ई तुम्हारा जो है सिग्मा स्क्वायर ए और बट्टा 2 इंटू एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा का वैल्यू उठा करके हम रख दिए, तो आपका वहां पर क्या हो गया? सिग्मा के जगह पे अगर वैल्यू को उठा करके हम रख देंगे तो तुम्हारा यहां से एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, एरिया बट्टा 2 एप्सिलॉन जीरो। अच्छा अब इसी को काट कूट करके सॉल्व कर देना है। देखिए तो फोर्स बराबर एप्सिलॉन जीरो हो गया, इसका स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, एरिया है डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो है, एगो एप्सिलॉन जीरो कट जाएगा। तो यहां से फोर्स बराबर 1/2 एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू एरिया। अगर इस एरिया को इधर फेंको तो फोर्स अपॉन एरिया बराबर आएगा 1/2 एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर पर यूनिट एरिया, ठीक है। संधारित्र के प्लेटों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आकर्षण बल। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या आया? आप देख लो, इसका फॉर्मूला आया 1/2 एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसी को तो आप प्रेशर बोलते हो। इसीलिए पिछले क्लास में जब हम ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, आप याद करो, वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, ऊर्जा घनत्व का, और उसका भी फॉर्मूला यही था, ठीक ना। तो अगर हम लोग चाहे तो क्या इसको प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को? और इसीलिए हम जो है ना, इस फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला हमारे सामने आया है, इसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि विद्युत का दबाव जो होगा कैपेसिटर के अंदर में, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत दबाव या विद्युत दाब। बात समझ में आया?
तो ये फॉर्मूला क्या चीज का है? तो ये फॉर्मूला है प्लेटों के एरिया, प्लेटों के बीच प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो विद्युत बल है, आकर्षण बल है, उस बल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के देखो तो एनर्जी डेंसिटी और इसका दोनों का फॉर्मूला सेम आया, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, दोनों का बीमा भी क्या होगा? सेम आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इतना बात जो है वो ध्यान में रखना है, पिछले क्लास में जो बात बताए थे उसको और आज जो बताए हैं दोनों को जोड़ करके समझना है। ठीक है बात? तो चलिए पहला जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसको अपने नोट्स में इसी तरह से शामिल कर लेना, पहला पेज। फिर चलो भाई दूसरा पेज पे आ जाओ, और ये रहा दूसरा पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लगाओ और इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल रखना। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखो जैसा कि आप लोग पहले 10th क्लास में पढ़े होंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, माने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जोड़ते हैं, हालांकि मिक्स कॉम्बिनेशन में भी जोड़ते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो आप प्रूफ करने के लिए पढ़ते हो वो अलग अलग पढ़ते हो, सीरीज में अलग और पैरेलल में अलग। उसी प्रकार से हम लोग आज जो है ना संधारित्रों को समायोजित करने का जो है फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का संयोजन, है ना। और ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पूरा डेरिवेशन के साथ। देखो डेरिवेशन के साथ इसलिए बोल रहे हैं, प्रूफ करने के लिए आपसे पूछता है कि बताइए माने प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो उसके श्रेणी क्रम संयोजन में, माने प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा उसके लिए उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, समतुल्य धारिता जो होगा, उसका फार्मूला का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। अगर एक पूछता है तो 2 नंबर में, वैसे अलग अलग पूछता है 2 ही नंबर का है, लेकिन एक बार हमने देखा है बोर्ड भी पूछा है, और बोर्ड जो पूछा है उसमें दोनों को मिला करके पूछा है, माने श्रेणी क्रम समांतर क्रम, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को कह दिया है कि बताओ प्रूफ कीजिए, और दोनों को प्रूफ करने के लिए 5 नंबर दिया है। तो सामान्य तौर पर ये प्रश्न 2 नंबर का बनता है, लेकिन कभी कभार ये 5 नंबर में दोनों को कंबाइन करके पूछ देता है, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, अगर एक बार अभी ढंग से देखा जाए तो एक बार में इसको सीखा जा सकता है, फिर आप इसको कभी भूलोगे नहीं। इसको प्रूफ करने का तरीका आप जो है आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। थोड़ा बढ़िया से इसको आप सीख लो, और 100% गारंटी है कि ये चीजें आपको एक बार में तैयार हो जाएगा। देखो भाषा लिखना तो पड़ेगा, और भाषा बड़ा सिंपल हम आपके सामने रखते हैं, जो आपके दिमाग में सीधा उतर जाए वैसा टाइप का भाषा हम देते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें जो है 1-2 बार रिवाइज करने के साथ ही आपका ये तैयार हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन लिखित तैयारी किया करो। चलो आ जाते हैं पूरा हम अपने पॉइंट पर। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले होगा, और इसमें हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं, वो जोड़ने का प्रक्रिया आप देख लो ऐसे होता है, ठीक है। हम यहां पर मान के चलते हैं कि हमारे पास जो 3 कैपेसिटर है और तीनों को हम सीरीज में जोड़ दिए, उसको एक सेल से जोड़ दिए, एक बैटरी से जोड़ दिए। मान लो इस सेल के द्वारा जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले हैं वो भी देने वाले हैं, ठीक है बात। और सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है। मान लो इसका जो है C1 है, इसका जो है वो C2 है, और ये जो तीसरा है इसका C3 है, मान लेते हैं। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे तो सभी कैपेसिटर जो है सीरीज में है, इसका मतलब अगर हमने चार्ज यहां से Q सप्लाई किया है, मान लो Q सप्लाई किया है, तो सभी कैपेसिटर के ऊपर में Q चार्ज ही आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का यही खासियत है कि आप जो करंट देते हो तो वो चार्ज के रूप में इसमें जमा जो होगा वो सब पर एक जैसा चार्ज जमा होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है बात। हाँ, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका विभवांतर अलग अलग होगा। मान लो पहला का विभवांतर V1 है, दूसरा का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तीसरा का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V3 होगा। लेकिन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जोड़ दोगे तो फाइनली V के बराबर हो जाएगा, माने नेट जो आपने सप्लाई किया है उसके बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, यही जो तुमको अभी हम समझाए हैं वही बात इधर लिखा हुआ है, ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। लेट अस सपोज 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो
इन संधारित्रों की धारिता होगी। यहां पर लिखा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज कैपेसिटर विल बी, तो इन कैपेसिटर का क्या होगा धारिता, वही तो होगा जो निकालना है अभी हमें। ठीक है बात, तो जो हम यहां देखे वही चीज यहां लिख दी। इतना बात आप लिख दो कोई एक भाषा में, जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका भाषा हो उस भाषा में आप लिख के आ जाओ। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, अच्छा से लिख के आओ। ठीक है बात, तो हम आपके सामने शुरुआती दौर का जो बात है वो आपको हम बता रखे हैं। हमारे ख्याल से आप ये चीजें समझ चुके हैं। अब आते हैं प्रोसेस पे कि हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि 3 अलग अलग कैपेसिटर है, तीनों को जोड़ करके एक जैसा ये काम करेगा। तो एक जैसा काम करेगा तो एक जैसा जो कैपेसिटर बना उसका धारिता क्या होगा, उसका फॉर्मूला बताइए। और उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा इन तीनों का जो धारिता है C1 C2 C3, कैपेसिटेंस C1 C2 C3, इन तीनों को हेल्प लेकर के इन तीनों के द्वारा ही बनेगा फॉर्मूला। ठीक है बात, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो इतना तो तय हो गया कि हमारा जो पोटेंशियल सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, विभवांतर जो है V1 V2 और V3 ये ही होगा। लेकिन इन सब को जोड़ दो तो इसके बराबर होगा, इन सब को जोड़ दो तो इसके बराबर होगा। तो हमारा काम यह है कि सबसे पहले माने प्रत्येक कैपेसिटर का, प्रत्येक संधारित्र का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है, प्रत्येक का, सबका निकाल लेना है। ठीक ना, तब प्रत्येक का अगर निकाल लोगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जो भी निकलेगा, माने सी और चार्ज, कैपेसिटेंस और चार्ज के रूप में जो भी निकलेगा उसको लास्ट में हम क्या करेंगे, जोड़ करके भी के बराबर कर लेंगे, यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कर लेंगे। देखो तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, हम लोग देखो एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेट दे दो तो इसका मतलब होता है नेट चार्ज और बट्टा में नेट कैपेसिटेंस। हमारा जो फार्मूला था वो यही था। नहीं अगर हो तो कैपेसिटर का भी फार्मूला एक बार चेक कर लेना, इसको उल्टा भी हम कर सकते हैं, C बराबर जो आपका होता है Q बट्टा V। देखो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेट की बात करते हैं, माने टोटल की बात करते हैं कि टोटल विभवांतर कितना दिए भी, इसका मतलब C जो आएगा वो टोटल कैपेसिटेंस होगा, एक एक करके नहीं होगा, सबको जोड़ करके एक बनेगा। तो क्या इसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। और चूंकि सीरीज में जोड़े हो ना आप, तो यहां पर S लगा दो सिंबॉलिक तौर पे पहचान के लिए कि इन सबको जोड़ करके एक धारिता बना, और एक जो संधारित्र बना उसका धारिता CS है। आप समझ गए, सबको जोड़ करके एक है, और यही CS तो हमको निकालना है, इसी का तो फॉर्मूला चाहिए। अब इसीलिए क्या यहां से आप ये बात नहीं बोल सकते हो, इसीलिए V बराबर जो आएगा Q बट्टा CS आ जाएगा। यही तो हमारा फंडा है, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, ये जो बात आपके सामने जो हम अभी लिख रहे हैं ये बात जो है हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है बात, चलो तो अगर नहीं हो तो यहां पर आप ये लाइन लिख सकते हो कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बात अगर आप चाहो ना तो यहां से इसको, चलो हम यहां पर लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ ही लेते हैं ताकि आपका कोई भी चीज छूटे ना। हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक ना, धारिता के परिभाषा से ये बात लिखी लो। ठीक है बात, तो धारिता के परिभाषा से हम समीकरण 1 लाए हैं। अच्छा, क्या यही फॉर्मूला हम प्रत्येक कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपली इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे केवल करना यह है कि पोटेंशियल जो लेना है वो पहला कैपेसिटर का, चार्ज जो लेना है वो पहला कैपेसिटर का, और C यानी कि धारिता कैपेसिटेंस जो लेना है वो भी पहला का लेना है। अब पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और चार्ज, विभवांतर, धारिता और आवेश, तीनों अगर प्रत्येक कैपेसिटर का लेकर के हम चाहे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा मेन काम क्या था, सब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और सब को जोड़ करके V के बराबर कर देंगे लास्ट में।
ठीक है, तो V का वैल्यू तो हमको मिल गया। अब यही V का वैल्यू प्रत्येक कैपेसिटर के लिए पहले निकालो। कैसे निकालेंगे? तो फोर फर्स्ट कैपेसिटर, फोर फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है, फर्स्ट प्रथम संधारित्र के लिए, पहला जो संधारित्र है उसके लिए। देखो यही फॉर्मूला तो अप्लाई करना है जो यहां पर है। तो पहला का पोटेंशियल V1 माने हैं और ये निकालना है बेसिकली। तो V1 बराबर चार्ज सबसे क्यू जा रहा है, सबसे क्यू जा रहा है, तो क्यू चार्ज रख दो। इसका धारिता है C1, तो बट्टा में C1 लगा दो। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है बात? तो देखो यही फंडा फिर हम दूसरा कैपेसिटर के लिए लगाएंगे, यही फंडा फिर तीसरा के लिए लगाएंगे, और लास्ट में इन सब को जोड़ करके V के बराबर कर देंगे। V1 V2 V3 बराबर V कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही बात फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉर सेकेंड कैपेसिटर। ठीक ना, यहां पर हम लिख देते हैं फॉर सेकेंड कैपेसिटर, ठीक ना, ये बात पूरा लिखना पड़ेगा बोर्ड के लिए, ध्यान रखना। तो सेकेंड संधारित्र के लिए, ये बात आपको बोर्ड के लिए लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा भाषा हम एक एक लाइन आपको लिखवा रहे हैं। ध्यान रखना बात को, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को शॉर्टकट में नहीं निपटा सकते हैं। शॉर्टकट में अगर निपटाओगे तो फिर आपको बोर्ड के लिए वो बनेगा नहीं। ठीक ना, बोर्ड के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के हिसाब से चलना है। देखिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 होगा, तो V2 बराबर क्या लिखोगे? चार्ज बट्टा C2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 तक मान चुके हैं। इसी प्रकार से फिर लिखो थर्ड कैपेसिटर, फोर थर्ड कैपेसिटर, ठीक है बात। तो यहां पर फिर से लिखो थर्ड संधारित्र के लिए, ठीक है बात। तो यहां से यही फॉर्मूला लगाओ, देखो यही फॉर्मूला लगाओ, तो यहां से हो जाएगा V3 बराबर Q बट्टा C3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब बात ये है कि नेट कैपेसिटेंस, या ये कह दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। क्यों होगा ये बराबर? ये बराबर इसलिए होगा क्योंकि नेट जो पोटेंशियल हम सप्लाई कर रहे हैं, देखो नेट जो पोटेंशियल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वही नेट पोटेंशियल, तो ये अलग अलग बटा है। तो बटा है इसका मतलब जोड़ देंगे तो फिर भी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो सीधे तौर पे हमारा फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, यहां से इक्वेशन 1 2 3 4 सब का वैल्यू उठा करके इस पर हम रख सकते हैं। ठीक ना, तो चूंकि ये बात तो हम लोग जानते हैं, या सीधे तौर पे ऐसे बोल दो नेट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, हम ये लाइन एक लाइन लिख लेते हैं, संधारित्रों का कुल विभव। तो कुल विभव क्या होगा भाई? तो कुल विभव जो इसका होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। यही तो होगा, V माने नेट का वैल्यू यही तो बराबर होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, समीकरण 1 2 3 4 से वैल्यू उठाओ और इसके ऊपर रख दो। देखो पहला समीकरण में V का वैल्यू आपके सामने जो लिखा था वो था Q बट्टा CS, और यही CS हमको निकालना है। माने CS का माने सीरीज कॉम्बिनेशन में जो संधारित्र जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी उसका समतुल्य धारिता, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, माने यही निकालना है। और दूसरा का लिखेगा तो Q बट्टा C1, तीसरा का आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। चौथा इक्वेशन में आपका ये वाला दे रखा है 3 तक। ठीक है, यही वैल्यू तो हमें दे रखा है इतना तक। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो चार्ज जो है ना सब में एक जैसा है, माने चार्ज कॉमन हो जाएगा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3, चार्ज कॉमन हो जाएगा और ये कट भी जाएगा। इसका मतलब 1 बट्टा CS बराबर फॉर्मूला क्या आया, 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3। ये जो फॉर्मूला आया ना, देखो
हम जो यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं 3 कैपेसिटर को लेकर के प्रूफ कर रहे हैं, आप चाहे तो 2 कैपेसिटर को लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं, एगो समीकरण आपको एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो कोई भारी बात नहीं है, एक और ज्यादा भी नहीं कैपेसिटर लेना, क्योंकि जितना भी लोगे तो उतना ज्यादा तुम्हारा समीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन फाइनली एक बात बताओ, हमारा ये जो फॉर्मूला आया क्या आया, ये आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसी का तो फॉर्मूला आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ही तो फॉर्मूला आया, समतुल्य समतुल्य धारिता, इसी का तो फॉर्मूला आया। लेकिन ये जो फॉर्मूला आया वो किस कॉम्बिनेशन का आया, सीरीज कॉम्बिनेशन का आया। ढंग से अगर आप देखोगे तो प्रतिरोध में ऐसा नहीं था, प्रतिरोध में R1 प्लस R2 आप प्लस R3 ऐसे आप पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर क्या उल्टा आया, जो फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो उसका यहाँ पे क्या हुआ है, उल्टा फॉर्मूला आया है। क्या इतना बात समझ में आया? अच्छा, अगर हम कहे कि 3 से ज्यादा अगर संधारित्र होता तो क्या करते आप, इसी तरह से प्लस 1/C4 1/C5 ऐसे करके जोड़ते चले जाते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें बस इतना बात जो है ना प्रूफ करना था, और इतना बात प्रूफ करने के लिए आपको जो है वो 2 नंबर देगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, अब इसका भी जो है हेडिंग जो हमने बनाया है, जो टॉपिक हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसका भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। देखो भाषा लेकिन दोनों में से कोई एगो लिखना, हिंदी में हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। हम दोनों माध्यम वाले बच्चे के लिए जो है काम कर रहे हैं, इसलिए हम जो है सो दोनों भाषा में आपके सामने सारा प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहे हैं। ठीक है बात, पहला पेज का ये स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब दूसरा जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लगाओ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और ये सब आपके नोट्स में रहना चाहिए। सब चीज जो है ना वो नोट्स में रखना, क्योंकि यही चीज जो है ना आगे जाकर के काम आएगा रिवीजन में। चलो अब हमारा है दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए हैं कि हम लोग जो भी जैसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया, चाहे संधारित्र हो गया, इन दोनों को हम किसी भी कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, सीरीज में भी डाल सकते हैं और पैरेलल में भी डाल सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें मूल रूप से 2 फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक पैरेलल का। सीरीज का हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को बात करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो ये इस तरह से जुड़ेगा, माने सभी कैपेसिटर का फर्स्ट और लास्ट एक ही पॉइंट पर होगा। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो होगा सबका क्या होगा, एक ही जगह पे होगा। तो इसको बोलते हैं ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लो इसका धारिता C1 है, इसका धारिता C2 है, इसका जो धारिता है ये C3 है। अब अगर आप इसमें से चार्ज दोगे, इसमें जो चार्ज चलेगा तो वो चार्ज Q होगा। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या होगा ना कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3 रास्ता पर, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना फर्स्ट और लास्ट, ये जो 2 पॉइंट होता है उसके बीच का विभवांतर होता है। तो सबका फर्स्ट और लास्ट एक ही जगह पे है, इसका मतलब सभी का विभवांतर जो होगा वो एक होगा। माने अगर मान लो हम इसमें भी सप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका विभवांतर वही रहेगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में संयोजित है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो पॉइंट के द्वारा दिखाया जाता है। तो सबका पॉइंट जो है शुरू का और आखिरी का, शुरू का और आखिरी का एक ही जगह पे, इसलिए सब का विभवांतर सेम होगा। और इस बार सब में चार्ज अलग अलग जाएगा। जैसे Q चार्ज अगर आपने सप्लाई किया तो ये चार्ज एगो में जाएगा Q1, एगो में जाएगा Q2 और एगो में जाएगा Q3, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, और अब हमको कहा गया है कि समांतर क्रम जो संयोजन करिएगा ना, तो इस समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या व्यंजक होगा वो निकालिए आप। सिंपल, तो फिर से आप वही फंडा लगाओ, फिर से आप क्या करोगे, फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, फिर से आपको यही काम करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। ठीक ना, यहां पर आप लिख लो धारिता के परिभाषा से। तो धारिता का जो परिभाषा है उससे अगर हम बात करें तो धारिता का परिभाषा तो सीधा बोला है, C बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए अगर, चूंकि देखो यहां पर क्या है कि हमको चार्ज चाहिए, अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है सबका सेम है, तो
आखिरी में जितना देखो क्यू चार्ज बटा है 3 चार्ज में, तो आखिरी में जब ये जुटेगा तो जुटने के बाद फिर से क्या बनेगा क्यू, यानी कि टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 को जोड़ करके आएगा। तो इस बार आपको इस फॉर्मूला को चार्ज के रूप में शिफ्ट कर देना है। तो यहां से चार्ज बराबर क्या होगा, नेट चार्ज बराबर होगा C और इंटू भी। अब देखो नेट पोटेंशियल नेट चार्ज की बात हो रहा है तो यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस होगा, धारिता नेट होगा, और चूंकि पैरेलल है तो इसलिए नीचे में हम P लगा दिए हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो आया, लेकिन किसके लिए आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आया, और इसके आगे हम P लगा करके इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है बात। और इसको मान लो फिर से इक्वेशन नंबर 1, पहला पॉइंट ये है। और चार्ज क्यों लिए ये हमारे ख्याल से आप समझ चुके होंगे बढ़िया से, क्योंकि पिछला में क्या था, पोटेंशियल सबका अलग था, विभव अलग था, इसीलिए हम क्या कर रहे थे कि विभव के टर्म में सब कुछ ले रहे थे, क्योंकि हमको सब का विभव निकालना था और उस विभव को लास्ट में सब को जोड़ना था। अभी क्या है कि सब पर चार्ज अलग अलग है और वही चार्ज को जोड़ करके हमको यहाँ पे लाना है चार्ज नेट। तो बेसिकली अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो इतना जो बात हम बताए आपको, ये तमाम बातें जो है ना, इसी में से कुछ बातें जो है आपको इसमें लिखना पड़ता है कि आप क्या क्या बनाए हो, वही बात लिखे हैं जो पिछला में लिखे थे, खाली बस ध्यान रखना कि इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल है। लेट अस सपोज 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1 C2 तथा C3 है को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तो इसमें कहता तो इन संधारित्रों की धारिता होगी या समतुल्य धारिता होगी, एक ही बात है, समतुल्य धारिता होगी। तो इसका जो समतुल्य धारिता होगा वो निकालने का प्रोसीजर पे अब आ जाना है आपको। तो पहले डायग्राम बनाना है, भाषा लिखना है, फिर इधर प्रोसीजर पे आना है। ठीक है बात। तो प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या है, धारिता के परिभाषा से आपको टोटल का बात पहले ही कर लेना है। और टोटल का बात करोगे, पोटेंशियल कितना दी है V, टोटल चार्ज कितना है Q, और पूरे का कैपेसिटेंस मान लो, ये मान लो शुरू में टोटल का कैपेसिटेंस है Cp, पैरेलल का कॉम्बिनेशन Cp, और यही Cp का हमको फॉर्मूला निकालना है आगे। ठीक है बात। लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अलग अलग कैपेसिटर के लिए बात कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर, प्रथम संधारित्र के लिए, पहला जो संधारित्र है इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला क्या लिखाएगा, अच्छा चार्ज के लिए लिखना है ना, तो चार्ज बराबर क्या लिखोगे, C1 इंटू भी। चार्ज 1 बराबर क्या लिखोगे, C1 इंटू भी। चार्ज बराबर यानी चार्ज 1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा C1 इंटू भी। क्यों लिखेंगे, देखो चार्ज बराबर C इंटू भी होता है, P तो लगाए हैं टोटल के लिए। यही फंडा को अगर यहाँ पर यानी इसी तरीका से जो हमें जो ये फॉर्मूला दिख रहा है इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो पहला कैपेसिटर के लिए बात करो, चार्ज Q1 इससे माने हैं, कैपेसिटेंस C1 है, और भी तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है, तो हम इसका जो है Q1 बराबर C1 इंटू भी ऐसे मान सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर यही बात लिखेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर, ठीक है, यानी द्वितीय संधारित्र के लिए। तो दूसरा जो संधारित्र है इसके लिए अगर हम बात करें तो चार्ज 2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू भी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समझ में आया बात। ठीक है, चलो अब यही काम आपको करना है किसके लिए, तीसरा संधारित्र के लिए। यही काम करना है और थर्ड कैपेसिटर यानी तीसरा संधारित्र के लिए, तो तीसरा संधारित्र के लिए आप अगर फॉर्मूला लिखोगे तो यहां से हो जाएगा चार्ज 3 बराबर C3 इंटू भी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो हम यहां पर अगर बोले कि नेट चार्ज कुल आवेश, तो कुल आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ भाई। कुल आवेश बराबर क्या होगा, तो कुल आवेश बराबर Q बराबर
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो हम यहां से सभी का फॉर्मूला उठा करके रख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। समीकरण चारों का वैल्यू उठा करके इस आवेश पर रख देंगे। तो बताओ, पहला का आया था आपका चार्ज, चार्ज का जो फॉर्मूला आया था यह आया था Cp और इंटू भी, भी का मतलब विभवांतर था। दूसरा का अगर आप, पहला का अगर आप निकालोगे, ये तो नेट का था, नेट का ये आया था, और पहला का निकालो तो यह था C1 इंटू भी, फिर दूसरा का निकाले थे तो वो आया था C2 इंटू भी, और तीसरा का तो अभी सामने में पड़ा हुआ है C3 इंटू भी। अच्छा, पिछला वाला में क्या था कि चार्ज कॉमन हुआ था, अभी सब में पोटेंशियल कॉमन है, तो हम यहां से पोटेंशियल को कॉमन कर लेंगे। अब पोटेंशियल को अगर कॉमन करोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यही आएगा, पोटेंशियल कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो हमारा Cp बराबर फॉर्मूला आया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो आया 3 कैपेसिटर के लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक ना बात। तो इसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य, समतुल्य धारिता। ठीक है, तो समतुल्य धारिता का ये फॉर्मूला आया। अच्छा, बहुत सारा अगर कैपेसिटर होता है ना, हम यहां पर बोल देते 4n कैपेसिटर, n कैपेसिटर, अगर हम कहते कैपेसिटर्स, ठीक है, n संधारित्रों, संधारित्रों के लिए अगर मान लो हम ज्यादा कैपेसिटर ले लेते, तो ज्यादा ले लेते तो बड़ा सिंपल है, Cp यानी पैरेलल का इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस और भी अगर जोड़ते चलो तो लास्ट में n तक जो है उसका नंबरिंग कर दो और सबको केवल सीधे जोड़ दो, इसका समतुल्य धारिता निकल जाएगा। तो बात समझ में हमारे ख्याल से आ गया होगा। यहां पर ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला आया है, संधारित्र और प्रतिरोध दोनों को एक साथ जोड़ करके मत समझो। अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध में आप इसका उल्टा पढ़े थे, और प्रतिरोध का यहां पर उल्टा वैल्यू आया है। ठीक है, जो संधारित्र पैरेलल में जोड़ा गया है उसका फार्मूला आपको समांतर सीरीज वाला आया है ना, जो पहले आप पढ़े थे प्रतिरोध में। तो उसको लेकर के अभी बात नहीं करना है, हमें केवल याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य धारिता का फार्मूला क्या होगा, तो ये आएगा। माने और भी कैपेसिटर जोड़ दोगे तो ऐसे जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है बात। और पिछला जो हम लोग बात किए थे, पिछला जो इसमें जो हम बात किए थे इसमें, तो इसमें आप देख लो तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा आया था। हालांकि इसमें भी और भी एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो 1/C4 1/C5 करके जोड़ सकते हो आप ऐसे, लेकिन हम आपको वहीं तक छोड़े हैं जहां तक बोर्ड में आपको लिखना चाहिए, ठीक है बात। तो इसको भी पहले नोट करो, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और अभी ये वाला पहला जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और इस लेक्चर को जो है ना, आज तो मैंने ये वाला लेक्चर को अभी यहीं पर समाप्त करेंगे, पहले आप इसको नोट करो फिर बात करते हैं ये। चलो अब देखो, हम लोग जो है ना ये तमाम चीजें जो कुछ भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो भी बातें हम लोगों ने अभी पढ़ा है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन या इससे पहले दो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो फोर्स लगता है, तो दोनों प्लेटों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ये तमाम बातें को आप रिवाइज करो, स्पेशली दुगो जो अभी लास्ट में पढ़ा है इसको तो जरूर तैयार रखो, ठीक है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, और जो भी इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन वगैरह होगा माने हम आपके सामने रखेंगे, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है ये भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। फिलहाल तो आप थ्योरेटिकली इतना जो है तैयार रखो, ठीक है। तो आज का जो बात है उसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और हमारा जो शेष बातें जो रह गया है उस बातों को हम लोग अगले वीडियोज में जो है वो शामिल कर लेंगे। तब तक जो है आप इतना जितना भी आपने पढ़ा है इसको आप निश्चित तौर पे तैयार कर लें। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो आपको अच्छा खासा जो 5 नंबर या 4 नंबर जो भी नंबर का दे वो आपको पूरा नंबर दिलवा देगा, ठीक है। तो शेष बातें अगले क्लास में, और आज का जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।